नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आपसे कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि चाइना कैसे 60 गीगावाट का डैम बनाने वाला है और ये डैम अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर के बिल्कुल करीब होने वाला है। एंड और इस प्रकार से ये डैम इतना बड़ा होने वाला है, इसकी रिजर्वायर कैपेसिटी इतनी बड़ी होगी कि इसके द्वारा ये ब्रह्मपुत्र के पानी को ड्यूरिंग लीन सीजन डाइवर्ट कर पाएगा चाइना के बाकी इलाकों में, और ड्यूरिंग फ्लड सीजन नीचे छोड़ भी देगा, जिससे आप देखें तो डाउनस्ट्रीम रीजन्स यानी असम और अरुणाचल प्रदेश में भयानक फ्लड्स भी हो सकते हैं। और अब इंडिया ने इस चाइना के अनप्रोवोक्ड एग्रेशन या फिर वाटर वॉर को सामने से चुनौती एक्सेप्ट कर ली है, और अब इंडिया भी अब तक का बिगेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट उस चाइना के डैम से बस कुछ 125-150 किलोमीटर की दूरी पर सेम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी सियांग पर ही बनाने वाला है। दोस्तों, यारलुंग सांगपो पे चाइना डैम बना रहा है। यारलुंग सांगपो जब घूम के इंडिया आती है तो आप देखते हैं तो उसी को हम कहते हैं सियांग। कुछ इस प्रकार से यारलुंग सांगपो आ रही है और ये सियांग नदी पर ही आप देखें तो कुछ यहां पर अरुणाचल प्रदेश डैम बना रहा है और यहां पर आप देखें तो इंडिया डैम बनाने वाला है। दोनों डैम से बहुत कम दूरी होने वाली है। तो यहां पर एक कारण है, इस प्रकार से सेम स्ट्रीम पर जब डैम बनाया जा रहा है तो इंटरनेशनल लॉ में इंडिया को एक एडवांटेज मिलेगा, इसलिए इंडिया ये कर रहा है। और एक कह सकते हैं आप, ये एक मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। अदर देन दैट 11 गीगावाट का ये डैम होने वाला है। 11 गीगावाट दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है। आप इसको समझिए तो पूरे पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो 44 गीगावाट का 44 गीगावाट का उनका टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है। यानी पूरे पाकिस्तान में जितनी बिजली बनती है उसकी 1/4 बिजली अकेला ये डैम बनाएगा। इसके सिवा आप ये भी जानिए, पूरे पाकिस्तान में जितने हाइड्रो डैम्स हैं सबकी बिजली ऐड कर दीजिए तब भी 11 गीगावाट नहीं होती है। तो दोस्तों, अब इंडिया ने इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया है बहुत तेजी से। अब इस डैम की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आप न्यूज में देख सकते हैं एनएचपीसी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। तो न्यूज में है दोस्तों, चाइना का जो वाटर वॉर का थ्रेट है, इंडिया समझ रहा है ये बात को, और इसी को ध्यान में रखते हुए 11,000 मेगावाट या फिर 11 गीगावाट का अपर सियांग में ये डैम बनने वाला है। अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा और इस प्रकार से इंडिया चाइना का जो एम्बिशियस वाटर डाइवर्जन स्कीम है उसको हेड ऑन इंडिया चैलेंज करने वाला है। दोस्तों, सियांग नदी पर ही ये भी डैम बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं चाइना मिडॉग में, तिब्बत के इलाके में यहाँ पे वो डैम बना रहा है। तो जरा जूम करके आपको मैं दिखाता हूं। तो यहाँ पे चाइना का डैम होगा और उससे बस कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर इंडिया का डैम होने वाला है। नदी भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम, यहाँ पे जैसे यारलुंग सांगपो, फिर ये बन गई यहाँ पे सियांग, सियांग बन के इंडिया एंटर कर रही है। अरुणाचल में ही इंडिया में इसको दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी पर ये डैम बनने वाला है, यहीं पर बनने वाला है। तो ऐसा क्यों है कि सेम स्ट्रीम पर बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर इंडिया डैम बना रहा है? क्या इंटरनेशनल लॉ कहता है, जल्दी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा एनएचपीसी ने कमिटी को अब रिकमेंडेशंस अपनी देने वाली है और इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ पावर से मिलते ही, जो कि फास्ट ट्रैक होने वाली है, ये डैम पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहां पर सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। तो इसकी जो लागत होने वाली है 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की लागत होगी। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है ये। मैं भी 2-3 बार चेक किया ये नंबर पढ़ने के बाद। जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की लागत होगी अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट को अंजाम देने में। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये अरुणाचल में यिंगकियोंग वाले इलाके में बनाया जा रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन ये है यिंगकियोंग का, जो कि आप देखें तो बराबर सियांग नदी पर बसा हुआ शहर है। तो जो स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, ये 9 से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर का पानी जमा कर पाएगा। 9 से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर को आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा समझाने में आसानी हो तो मैं आपको बताता हूं। तो भारत की सेंट्रल वाटर कमेटी है, वो 137 रिजर्वायर्स का पानी मॉनिटर करती है, जिसमें सारे बड़े बड़े मेजर डैम्स इंक्लूडेड हैं। ये टोटल पानी की जो क्यूमुलेटिव स्टोरेज कैपेसिटी है वो 250 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और दोस्तों, अगर हम लीन सीजन की बात करें, जब पानी ज़्यादा नहीं होता है, तो इसमें 50 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हैं, लीन सीजन में पूरे भारत में मेजर रिजर्वायर्स में जितना पानी होता है उसका 1/5वां हिस्सा पानी को रखने में ये सक्षम होने वाला है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी इससे बनने वाला है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, इंडिया इतना कंसर्न्ड क्यों है चाइनीज प्रोजेक्ट्स को लेकर कि इंडिया को 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने को इंडिया तैयार हो गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र अगर आप देखें तो 30% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के लिए अकाउंट करती है पूरे भारत की। अगर हम बात करें 40% ऑफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल भारत का ब्रह्मपुत्र में ही है। ब्रह्मपुत्र की कई नदियां ऐसे आप देख सकते हैं, तीस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित,
वैसे ही आप देखें दीखू, धनसिरी, कोपली, बहुत सारी नदियां हैं और भी कई नदियां हैं जो इसमें इंक्लूड भी नहीं की हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो 50% ब्रह्मपुत्र का बेसिन अगर आप देखें तो तिब्बत में है, जो कि चाइनीज टेरिटरी इस वक्त बन गया है। तो तिब्बत में 50% है, यारलुंग सांगपो के नाम से वहां पे जानते हैं, और वही यारलुंग सांगपो घूम के इंडिया आती है। जब यहां पे वो इस प्रकार से अगर डैम बनाने वाला है बिल्कुल पास में कुछ इस लोकेशन पे, तो आप सोच सकते हैं यहां पे वो अगर 60 गीगावाट का प्रोजेक्ट बना रहा है तो इंडिया के अगर 11 गीगावाट के लिए 10 बिलियन क्यूबिक मीटर की स्टोरेज कैपेसिटी बना रहा है, तो 60 गीगावाट के लिए आप अगर 5 गुना मल्टीप्लाई करें, 6 गुना मल्टीप्लाई करें, तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा नंबर आने वाला है उस रिजर्वायर की स्टोरेज कैपेसिटी की। अगर एग्जैक्टली मल्टीप्लाई ना भी हो, 3 गुना 4 गुना भी हो, तो 40 बिलियन क्यूबिक मीटर भी पानी अगर वो स्टोर कर रहा है तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है दोस्तों कि चाइना जब चाहे तब इंडिया में सरप्लस पानी, जो लीन सीजन की बात करें, जब पानी नहीं होता है जिस वक्त, उस वक्त जो पानी ग्लेशियर्स के पिघलने से ब्रह्मपुत्र के रूप में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आता है, वो पानी रोका जाया जा सकता है, इंडिया में ड्रॉट हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों ने पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि अच्छा है ना सर, हमारे यहाँ तो वैसे भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बाढ़ की समस्या रहती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र में सरप्लस पानी सिर्फ मानसून के महीने में होता है, बाकी टाइम आप जाएंगे तो पानी रहता है, लेकिन सरप्लस वाटर सिर्फ मानसून के महीने में होता है। बाकी टाइम जब पानी की आवश्यकता होगी उस वक्त पानी चाइना रोक सकता है, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी बड़ी होगी। आप समझ सकते हैं 60 गीगावाट के लिए बिजली बनानी है तो खाली तो नहीं रखेगा, रिजर्वायर को ठीक ठाक भर के रखेगा तभी बिजली भी बना पाएगा। वही सोचिए दोस्तों, फ्लड्स का टाइम होगा तब क्या होगा। जब फ्लड्स का टाइम होगा, जब बरसात मानसून आएगा भारत में, उस वक्त जब बारिश में पानी भी सरप्लस होगा, तब चाइना जब चाहे तब सरप्लस पानी छोड़ सकता है, और मानसून के दौरान भारत बहुत वल्नरेबल हो जाएगा। तो लैक्स ऑफ पीपल अरुणाचल में, असम में इंपैक्टेड होंगे चाइना की शरारत से। चाइना जब चाहे तब वो पानी डाइवर्ट कर सकता है, डाउनस्ट्रीम छोड़ सकता है। इसके सिवा चाइना, आपको मालूम ही है, जब इस प्रकार के डैम्स बनते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स होता है, आए दिन हमें सुनने मिलता है अरुणाचल में पानी काला हो रहा है, मछलियां मर रही हैं। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, और वो भी चाइना में जब प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा, तो एनवायरमेंटल कंसर्न, जियोलॉजिकल हैजार्ड्स, किसी को वो ध्यान में नहीं रखने वाले, तो बहुत बड़ी समस्या वो भी होने वाली है। पर अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। क्यों ये 1 लाख करोड़ खर्च किया जा रहा है, क्यों ये एक मास्टर स्ट्रोक है? तो दोस्तों इंटरनेशनल लॉ समझते हैं। तो जब पानी को लेके नेगोशिएशन होता है तो दोस्तों 2 प्रकार के आप देखिए तो अप्रोचेस होते हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ में जब भी 2 देश मिलके बायलैटरल तरीके से कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के लेके जब हल करते हैं, तो एक तरीका होता है कि वाटर एलोकेशन हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे शेयर किया जाए। दूसरा होता है जो कि ठीक उल्टा होता है हिस्टोरिकल ग्राउंड्स का, वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। अब मुझे मालूम है आप कह रहे हो सर ये क्या आप अरबी बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा, मैं समझाता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो दोस्तों अगर आप अभी देखें तो वाटर एलोकेशन यूजुअली 2 फैक्टर को ध्यान में रख के किया जाता है। एक होता है इतिहास, हिस्ट्री, दूसरी होती है हाइड्रोग्राफी, यानी कि कोई भी रीजन जो पानी की डिमांड कर रहा है वो उस नदी पे कहाँ है, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलके पानी का बंटवारा डिसाइड करते हैं। तो यूजुअली वाटर एलोकेशन जब किया जाता है तो हिस्टोरिकल ग्राउंड्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो जिसमें कंट्रीज क्लेम करते हैं कि देखिए हम इतिहास में भी इस पानी का इस्तेमाल करते रहे हैं, भले हम डाउन स्ट्रीम हैं लेकिन हम हिस्टोरिकली इस पानी पर निर्भर करते हैं, तो हमारा पहला अधिकार बनता है इस पानी पर। आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको मालूम होगा दोस्तों नाइल नदी की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखें तो दिस इज ग्रैंड इथोपियन रिनाइसा डैम, ये नदी पे बनाया गया। जब ये डैम बनने लगा तो इजिप्ट ने बहुत ज्यादा, आप देखें तो वो नाखुश था इस डैम के बनने से। तो ये नाइल पे कन्फ्लिक्ट है जिसमें एक तरफ इजिप्ट था, दूसरी तरफ डैम को बनाने वाले आप देखें तो इथोपिया और सूडान थे। इथोपिया और सूडान इस डैम को बना रहे थे। इजिप्ट ने कहा कि हिस्टोरिकली नाइल का पानी हम इस्तेमाल करते आए हैं, हमने पहले से यहाँ पे आसवान डैम बना के रखा है जो कि नाइल के पानी पर निर्भर करता है, तो अगर आसवान डैम में पानी कम हुआ बिकॉज ऑफ योर डैम तो ये सही नहीं होगा। और इथोपिया भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहा था और गुस्सा भी था, जाहिर सी बात है। तो इजिप्ट ने कुछ शर्तें भी रखी कि आप जो डैम बनाएंगे इसकी साइज इतनी होनी चाहिए, रिजर्वायर इतनी होनी चाहिए, सो दैट आसवान डैम में पानी आता रहे और इजिप्ट में इस प्रकार से पानी पहुंचता रहे। तो ये जो इजिप्ट ने क्लेम रखा दोस्तों, ये क्या था, हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे क्लेम था। तो यूजुअली कोई भी देश जब
सभ्य तरीके से नेगोशिएट करता है तो वो हिस्टोरिकल ग्राउंड्स का हवाला देता है कि देखिए हिस्टोरिकली हम इस्तेमाल करते हैं, आप नया डैम बना रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो जाएगा। तो कुछ इजिप्ट ने भी ऐसे ही किया, और यहां तक आपको बता देता हूं इथियोपिया को उन्होंने थ्रेटन भी कर दिया कि उन्होंने साफ साफ कहा अगर हमारे डैम में पानी कम होगा तो उसकी भरपाई हम खून से करेंगे। इस प्रकार की बातें कही गई थी। तो यहां पे हिस्टोरिकल क्लेम्स का हवाला दिया गया, जो कि आप देखें तो सामने वाला देश भी मानना पड़ता है उसे कि वो भी ऑलरेडी डैम बना के रखा है, तो उसके नए डैम बनाने से कुछ नुकसान पहुंच रहा है। भले आप देखो तो इजिप्ट डाउन स्ट्रीम है, समुद्र में पानी गिर रही है, और ये अप स्ट्रीम है, तो ये जैसे चाहे वैसे पानी को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इजिप्ट की बात सुननी पड़ी। तो ये सभ्य देशों में ऐसा होता है। वैसे ही अगर आप देखें तो ठीक उल्टा होता है हिस्टोरिकल राइट्स आर्ग्यूमेंट का, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। ये साफ साफ कहती है मेरे घर के बगल से नदी गुजर रही है तो उसका पानी मेरा। यानी कि अगर कोई भी देश बोले क्योंकि ये नदी मेरे लैंड से गुजर रही है तो इसको मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूं, तुम जो चाहे कर लो, तुम लोअर रिपेरियन स्टेट हो, जो चाहे कर लो, ये मेरे लैंड से गुजर रही है तो मैं जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करूं। अब हम इंडिया की बात करते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ भी इंडस वाटर ट्रीटी साइन की है, तो क्या हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी यूज की? नहीं कर पाए। बांग्लादेश के साथ भी हमने रिवर अग्रीमेंट कुछ हद तक है, फरक्का बराज को लेके आप देख सकते हैं गंगा रिवर में है, तो क्या हमने एब्सोल्यूट सोवरेनिटी इस्तेमाल की? नहीं की। तो दोस्तों जब भी आप एब्सोल्यूट सोवरेनिटी वाला डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करेंगे अपने रिवर पे क्लेम को बताने के लिए, आप एक वो वाली पार्टी होगी जो कि कहीं ना कहीं दूसरे देशों का ध्यान नहीं रखती है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो ये बहुत राइट अप्रोच नहीं होता रिवर के अग्रीमेंट्स को बनवाने के लिए। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल ग्राउंड्स का हवाला देते हैं। तो अब यहां पे देखिए कैसे स्मार्टली इंडिया चाइना से हिस्टोरिकल ग्राउंड्स वाला जो कार्ड है वो चाइना को खेलने से रोक देगा। तो इंडिया क्या करेगा कि क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सेम नदी पे इंडिया भी डैम बनाएगा, चाइना यहां पे मिडॉग में बनाएगा, इंडिया चाहेगा उसके पहले या फिर उसी टाइम पे बना के तैयार कर ले यहां पे डैम। तो इंडिया डाउन स्ट्रीम बना रहा है, तो चाइना के साथ अगर कल को वो पानी रोकता है तो इंडिया बोलेगा कि देखिए ये तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो चाइना अगर इंडिया नहीं बनाता तो बोलता आप तो ऐसे भी पानी यूज नहीं करते, ये पानी वैसे भी नीचे जाती है, डाउन स्ट्रीम यूज होती है, और उतनी पानी तो आपके पास वैसे भी है, आपके पास छोटे मोटे डैम्स हैं। आप देखें तो हम बात करें तो कुछ नदियां और भी हैं यहाँ पे, आपको बता दें सुबनसिरी में हमने करीबन 2.8 गीगावाट का डैम बनाया है, रादर बन रहा है, और अन्य भी छोटी छोटी डैम्स बन रही हैं। तो उतना पानी तो ऑलरेडी है आपके पास, तो आप हमारा पानी क्यों रोक रहे हैं? पर दोस्तों जब इंडिया डैम बना लेगा तो चाइना कैसे कहेगा? इंडिया कहेगा नहीं 11 गीगावाट का डैम है, उसको पानी चाहिए, आप कैसे रोक दोगे? इंडिया यूज कर रहा है उस 11 गीगावाट के लिए 9 से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर का रिजर्वायर है हमारा, उससे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स फुलफिल हो रही है, बाकी इलाकों में पानी पंप किया जा रहा है, तो आप कैसे रोक दोगे? हम तो यूज कर रहे हैं। तो चाइना के हाथ से कहीं ना कहीं हम एक पत्ता लेने वाले हैं, एक कार्ड लेने वाले हैं। वो कौन सा कार्ड है? जो कि सभ्य तरीके से जब देश आपस में अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं वो क्या होता है? हिस्टोरिकल ग्राउंड्स का हवाला देके। तो चाइना ये नहीं कह पाएगा कि हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो चाइना वो नहीं कर पाएगा। चाइना क्या करेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी बोलेगा, क्योंकि ये नदी हमारे यहां से गुजर रही है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे, जो करना है कर लो। तो ये अगर वो पोजीशन रखेगा तो वो एक ग्लोबल हेजिमन की तरह उभरेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत ज्यादा निंदा भी की जाएगी चाइना की, और इस प्रकार का स्टैंड लेना कहीं ना कहीं आप अगर ले रहे हैं तो बाकी देश भी आप पे भरोसा कम करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जाएगी कि चाइना और इंडिया टेबल्स पर बैठेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डैम कंस्ट्रक्शन। इतना ही नहीं, आप सोचिए अरुणाचल प्रदेश चाइना तो कहता है डिस्प्यूटेड एरिया है, तो अगर इंडिया का यहां पे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, जब भी आप किसी लैंड को क्लेम करते हो तो उसमें चाहिए कि आप वहां पे ऑक्यूपाई करते हो कि नहीं। जाहिर सी बात है यहाँ पे इतना बड़ा अगर हम डैम बना देंगे, बॉर्डर के बिल्कुल पास बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो अर्बनाइजेशन भी बहुत जबरदस्त होगी इन इलाकों में, साथ ही साथ यहाँ पे पॉपुलेशन सेटलमेंट भी होगा। तो कहीं ना कहीं चाइना का इन इलाकों में आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश पे जो वो डिस्प्यूटेड लैंड का आरोप लगाता है वो भी लगाने में कहीं ना कहीं चाइना बैकफुट में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अगर आप देखें तरीका होता है किसी भी लैंड पे क्लेम करने का, वो होता है ऑक्यूपेशन, कौन वहां पे रह रहा है। तो इंडियंस रह रहे हैं वहां पे, इंडियन पब्लिक है, भर भर के पॉपुलेशन है, क्योंकि इतना बड़ा आप समझ सकते हैं 11 गीगावाट बिजली वहां पे बन रही है, लो कॉस्ट में बन रही है, तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाली, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को चाहिए कम कॉस्ट पे इस प्रकार से बिजली।
वैसे ही आप देखें तो अन्य इंडस्ट्रीज को चाहिए, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, तो ये सब लो कॉस्ट में होगी तो भयानक इंडस्ट्रियलाइजेशन, जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी इन इलाकों में। तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश इंडिया का जो कि फ्रंटियर स्टेट्स रहा है, नीफा के नाम से जाना जाता था, वो अगर आप देखें तो फ्रंटियर से फ्रंट स्टेट बन सकता है और इंडिया का ये मास्टर स्ट्रोक जरूर हो सकता है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। 1 साल की यूपीएससी सीएससी की कोचिंग आपको मिल रही है 29,999 रुपए में, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्सेज मिल रहे हैं, रिनाउंड सुपर टीचर्स के कोर्सेज हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी कहता हूं, जब आप कूपन कोड किंजल यूज करते हैं तो आप मेरे फ्री कोर्सेज को भी सपोर्ट कर पाते हैं और आपको भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।